आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल रामलीलाल क्लासेस में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो इसलिए आप लिए रखा गया है कि जो 2025 में बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसमें इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे अपनी प्रिपरेशन को हम कर सकें ताकि अच्छे नंबर हमें मिल सकें। सभी लोगों का ये टारगेट होता है कि बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसा मिल जाए कि हम थोड़ा कम मेहनत करके और अच्छे नंबर ले आएं। तो जिन लोगों को बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई है वो अगर बहुत 60 पढ़ाई उनकी कर पाई है तो यहाँ से वो क्वेश्चन वो तैयार कर सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में करीब 20 से 21 डेरिवेशन ऐसे हैं जो इस बार इन्हीं से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर ये आप डेरिवेशन तैयार कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी डेरिवेशन को आप जो भी आएंगे वो इसी डेरिवेशन से आएंगे तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, आज के वीडियो में हम लोग ये भी समझेंगे कि जो हमारा 2023 से पैटर्न चेंज हुआ है पेपर का, क्योंकि 2023 से जो पहले पैटर्न था वो विदाउट एनसीईआरटी रहता था और एक नॉर्मल तरीके से प्रश्न पूछे जाते थे, यानी प्रश्न पूछने का तरीका एकदम सीधा सा होता था। सीधे डेरिवेशन पूछ दिया है ना, सीधे उस किसी की परिभाषा पूछ दी। अब ऐसा नहीं होता है। जिन्होंने 2023 का और 2024 का बोर्ड एग्जाम का पेपर देखा होगा प्रीवियस ईयर का, उनको अंदाजा लगाया गया होगा वहां से कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे पार्ट बाय पार्ट पूछे जाते हैं। तो पहले हम साधारण तरीके से सारे डेरिवेशन आपको बताएंगे, फिर आपको ये बताएंगे कि अब कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे इन्हीं प्रश्नों से अलग तरीके से प्रश्न बना लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में और एक प्रश्न को कई भागों में बांट लिया जाता है। तो ये चीजें हम लास्ट में शेयर करेंगे आपसे। पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि इन्हीं डेरिवेशन को वो किस तरीके से और पूछ सकता है अब नए पैटर्न के आधार पर, क्योंकि जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें एक क्वेश्चन के कई सारे छोटे छोटे बीच से भाग उठाए जाते हैं। तो इसको समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन तभी इंपॉर्टेंट होगा जब वीडियो के अच्छे से आप वॉच करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आज का हम लोगों का टारगेट रहेगा 2025 में जो भी डेरिवेशन पूछे जाने वाले हैं वो यहीं से पूछे जाएंगे। करीब यहाँ पर हमने 20 से 21 डेरिवेशन ऐसे हैं जो रखे हैं और इन्हीं से आपके डेरिवेशन आने वाले हैं। यानी अगर आप ये 20-21 डेरिवेशन तैयार कर लेते हैं तो आपका काम अच्छे से बोर्ड एग्जाम में हो जाएगा। यहाँ पर जो पैटर्न चेंज हुआ है वो 2023 से और 2024 जो पिछली एग्जाम हुई है वहां पर ये पैटर्न एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया है। अब एनसीईआरटी चाहती है कि सारे क्वेश्चन आपको करने के लिए बहुत ही डीपली नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जैसे कोई आप डेरिवेशन कर रहे हैं तो वो बीच के भागों को भी पूछ लेता है, ठीक है। जैसे एक हम एग्जाम्पल आपको समझाएं तो आपको बात समझ आएगी। जैसे आपने पढ़ा कि अगर दो समांतर धारावाही चालक तार हैं और उन तारों के बीच उत्पन्न चुंबकीय बल का सूत्र पूछा जाता है। ये पहले पैटर्न के आधार पर पूछता था कि अगर कोई दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं, और अगर इनमें धारा समान दिशा में है तो आपको ये बात पता है कि इनके बीच जो बल कार्य करता है, अगर धारा समान दिशा में है तो बल होता है आकर्षण, और बल का फॉर्मूला निकालते हैं F बराबर μ0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान R इंटू L। ये फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ऐसा पूछा जाता था, लेकिन अब प्रश्नों को कैसे पूछता है, पिछले एग्जाम में पूछा गया है कि अगर धारा समान दिशा में है तो आपने इतना पढ़ लिया इनके बीच आकर्षण बल होगा। कैसा होगा? आकर्षण बल। अगर इसी में धारा विपरीत दिशा में कर दी जाए, दोनों तारों में धारा प्रवाहित हो रही है, अगर यही करंट का डायरेक्शन बदल दिया जाए, इस प्रकार से डायरेक्शन हो जाए करंट का, बाकी सारी चीजें सेम हैं, तो यहां था आकर्षण बल। अब प्रश्न ये पूछ देता है क्यों आकर्षण था, इसका कारण क्या था आकर्षण होने का, और यहां पूछ आप जानते हैं कि यहां पे होगा प्रतिकर्षण बल, लेकिन क्यों प्रतिकर्षण होगा प्रश्न ऐसे पूछ देता है
कि अगर यहाँ आकर्षण हुआ तो किसकी वजह से हुआ, तो हम निकालते हैं कि इसकी वजह से जो चुंबकित बनेगा वो क्रॉस बनेगा अंदर की ओर, और इसकी वजह से बनेगा वो डॉट बनेगा बाहर की ओर। ये सब चीजें बताएंगे। तो और जो इसके वीडियो हम बना रखे हैं, इसके पहले डेज में प्रूव करवाया है, वहां ये सारी बातें बताई भी हैं। यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ बनेगा क्रॉस यानी लंबवत अंदर की ओर, इस पर बनेगा क्रॉस, ये एक ही डायरेक्शन बन जाता है चुंबकीय क्षेत्र, ये अपोजिट डायरेक्शन बन जाता है, इसकी वजह से आकर्षण और प्रतिकर्षण होते हैं। तो ये साइड अब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं यानी उसी प्रश्नों से। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन कौन कौन से पार्ट हैं सीधे तरीके से जो हम लोग पढ़ते हैं, और फिर उनको कैसे पूछा जाता है ये भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं। जो हम लोग पहले स्टार्टिंग करते हैं, तो जो यूनिट 1 हमारी है, फर्स्ट यूनिट जो है, उस यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। इस यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। इंग्लिश में इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहां जो हमारा चार्ज होता है वो स्थिर रहता है, और इस यूनिट को 2 चैप्टर में बांटा गया है, एक वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, दूसरा विद्युत विभव एवं धारिता। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2 चैप्टर हैं, और इनसे करीब करीब इस यूनिट से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से डेरिवेशन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब इस चैप्टर से और इस चैप्टर से कुछ ऐसे डेरिवेशन हैं जो लगभग एक दूसरे से अच्छा संबंध रखते हैं, एक तरीके से कॉम्बिनेट होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा वैद्युत ध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और वैद्युत ध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव, वैद्युत ध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्रता, वैद्युत ध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत विभव। तो कुछ कॉमन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो जो पहला एक हमने देख रखा है, इसमें लिखा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय एवं निरक्षीय। क्योंकि 2 यहां पर डायरेक्शन दिए जाते हैं ध्रुव के कारण, एक अक्ष पर जो ध्रुव के सामने होता है, और दूसरा होता है निरक्ष जो वैद्युत ध्रुव के लंबवत होता है। वैद्युत ध्रुव आपने पढ़ रखा है, 2 आवेश होते हैं जिनके परिमाण समान होते हैं, प्रकृति विपरीत होती है, और इनके बीच की जो अल्प दूरी होती है वो आपकी होती है 2l। ये डिस्टेंस 2l होती है। एक इसका बनता है यहां पर बिंदु P पर अक्ष, जो आपने पढ़ रखा होगा, और एक इसके परपेंडिकुलर यहां बनता है निरक्ष, ये बनता आपका निरक्ष। तो इन दोनों की वजह से इसकी आय दूरी डिवाइड करते हैं, इधर l और यहां से r दूरी पर और यहां से r दूरी पर हमें निकालने होते हैं तीव्रता और विभव। तो आपने पढ़ रखा है अक्ष पर जो तीव्रता आती है इस अक्ष बिंदु पर, वो आपने तीव्रता पढ़ रखी होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये निकाली है आपने वैद्युत ध्रुव की अच्छी से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहां पर जब विभव निकाला होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। लगभग सेम तरीके से क्वेश्चन दोनों होते हैं। ये फर्क क्या होता है, किसी बिंदु आवेश की वजह से r दूरी पर जो तीव्रता का फार्मूला होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r², और जब यहाँ पे विभव निकालने आते हैं तो विभव का फार्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। जब इसका यूज करते हैं तो ये विभव का ये फार्मूला आता है अक्ष पर, और इसका यूज करते हैं तो तीव्रता का ये फार्मूला आता है अक्ष पर। जब यही बात हम निरक्ष पर करने आते हैं इस जगह पर, तो निरक्ष की अगर बात की जाए तो यहां पर तीव्रता होती है निरक्ष पर, वो होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, यानी इस अक्ष वाली तीव्रता से ये आधी हो जाती है। जबकि यहां जब विभव आप निकालने आएंगे तो विभव हो जाता है 0, निरक्ष पर विभव 0 होता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ऐसे ही पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत ध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत विभव सदैव 0 होता है। तो ये आप कह सकते हो लगभग
कॉमन टाइप के क्वेश्चन है, ये एक जैसे होते हैं, इसलिए हमने एक ही ग्रुप दिया है। अगर एक या प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बाकी के ये तीनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक इसमें डेफिनेशन आप तैयार कर लेते हैं तो बाकी के डेफिनेशन को आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये था पहले चैप्टर से वैद्युत की अच्छी से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव का व्यंजक। तीव्रता आप निकाल सकते हो, विभव निकाल सकते हो सेम तरीके से, केवल यहाँ दूरी का फर्क होता है। तीव्रता दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है और विभव जो केवल होता है वो दूरी के ही व्युत्क्रमानुपाती होता है, बस इतना सा फर्क होता है। तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या है जरा देख लीजिएगा। ये है गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से अनंत लंबे सीधे तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो देखिए जो गॉस की प्रमेय है, प्रमेय या जो नियम होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। कोई ना कोई नियम, कोई ना कोई प्रमेय जरूर पूछी जाती है। खासकर यहाँ जो गॉस की प्रमेय है इसका एक डेरिवेशन 100% पूछा जाता है। हालांकि इसकी कई सारे डेरिवेशन हैं लेकिन उनमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। गॉस की प्रमेय क्या होती है तो आपने पढ़ रखी होगी कि किसी अगर बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस बंद पृष्ठ द्वारा गिरे नेट आवेश का टोटल उसके अंदर आवेश है उसका 1/f गुना होता है। ये आपने गॉस की प्रमेय पढ़ रखी है। फिर आगे लिखा है इसकी सहायता से अनंत लंबे सीधे तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रता, यानी गॉस के एप्लीकेशन जो हैं उन एप्लीकेशनों में से एक एप्लीकेशन ये भी है कि अगर कोई अनंत लंबा सीधा तार है, ऐसा तार है जिसकी लंबाई अनंत है, इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है और इस तार के निकट इस पर मानिए प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, प्लस और माइनस से फर्क पड़ता है इतना कि अगर प्लस का चार्ज होगा तो तीव्रता बाहर की ओर बनेगी और माइनस का होगा तो अंदर की ओर बनेगी। इस r दूरी पर आपको तीव्रता निकालनी है तो इसको तीव्रता निकालने के लिए इसमें गॉस प्रमेय लगानी पड़ती है। गॉस प्रमेय लगाने के लिए इसके कुछ भाग को हमें बंद करना पड़ता है गॉसियन प्रश्न द्वारा। ये सब चीजें आपने थ्योरी में पहले से ही पढ़ रखी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं। और यहाँ तीव्रता आपको निकलवाई होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ/r। ये आती है किसी अनंत लंबे सीधे तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमेशा हमारा कांस्टेंट रहता है जिसका मान हम जानते हैं 9 × 10⁹ लैम्डा जो हमारा होता है ये होता है रेखीय आवेश घनत्व। इसको रेखीय आवेश घनत्व या रैखिक आवेश घनत्व भी लिख देते हैं कहीं कहीं। और आर होती है वो दूरी जहां पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो एक ये प्रश्न हो गया इस चैप्टर से। आपने ये प्रश्न देखे, आगे चलते हैं हम लोग। इसी में से एक प्रश्न ये भी है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के वेग का व्यंजक। अगर कोई आवेशित कण है और एक समान विद्युत क्षेत्र आप जानते हैं जिसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर और समान दूरी पर होती हैं। अगर आपकी ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है तो आपको पता होगा प्लस से माइनस की ओर बन जाता है एक वैद्युत क्षेत्र। इस प्रकार से इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण है, उस आवेशित कण को अगर गतिमान कराया जाता है, ये मान लीजिए क्यू आवेश का कण है, द्रव्यमान इसका में इसको ऐसे फेंक दिया जाए v वेग से, तो क्या होता है ये अगर आपका पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है तो इस पर एक बल लगेगा। क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण होता है तो वो वैद्युत क्षेत्र उसके ऊपर एक बल लगाता है और वो बल जो होता है वो अगर निगेटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध दिशा में लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लगता है। तो अगर ये निगेटिव चार्ज होगा तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लगेगा, यानी ऐसे लगेगा, यानी इस बल को ऐसे खींचेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ऊपर की ओर लगेगा। इसकी वजह से इसका जो वेग होता है वो निकल के आता है v बराबर √2qv/m। ये होता है वेग का व्यंजक। दो कांस्टेंट है q जिस आवेश को आपने गति कराया है,
V है इस प्लेटों के बीच लगाया गया विभवांतर जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, या इस आवेशित कण को गति कराने के लिए जो विभवांतर दिया गया है, और यह होता है इस आवेशित कण का द्रव्यमान। इसमें दो चीजें और बन जाती हैं कि इसका पथ कैसा होगा। यदि कण वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश जा रहा हो, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश, तो इसका जो पथ होगा वो पथ वैसे बना रहेगा, सरल रेखीय वैद्युत क्षेत्र समबल लगेगा, या वैद्युत क्षेत्र उल्टा लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वैद्युत क्षेत्र समबल लगेगा, तो सीधा जिस वैद्युत क्षेत्र जाएगा मतलब ऐसे कण जाएगा वैसे बल लगेगा। अगर माइनस का चार्ज है तो आपने ऐसे फेंका लेकिन बल लगेगा उल्टा इसके, तो भी सरल रेखा में रहेगा। यानी इस कंडीशन पे जो बल होगा वो रहेगा, जो दिशा होगी वो रहेगी सरल रेखा, यानी सीधी दिशा में गति करेगा, सरल रेखा की दिशा में गति करेगा अगर वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश जाता है। और दूसरा पॉइंट बनता है अगर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत चला गया, तो जैसे यहां दिख रहे हो आप लंबवत जा रहा है, तो उसका पथ जो होगा वो परवलय के आकार का होगा। जब कण चूंकि देखो यहां हमें आपको केवल बताना है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन से हैं, हमें प्रूव नहीं कराना है। प्रूव हम करा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, आप वहां दे सकते हो। तो इसका जो पथ होगा वो पथ आपका हो जाएगा परवलयाकार। ये इसी से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये आपको आना चाहिए। ये 2023 की बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था प्रश्न, उसमें 4 भाग एक साथ पूछे गए, जैसे मैंने नहीं कहा एनसीईआरटी कई सारी चीजों को जोड़ रही है। उसमें पूछा गया था वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश गतिमान हो, वैद्युत क्षेत्र लंबवत गतिमान हो, चुंबकीय क्षेत्र जोड़ दिया गया इसमें, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिमान हो, चुंबकीय लंबवत गतिमान हो। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र अनुदिश होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की यही बात जो होगी, अगर अनुदिश है तो सरल रेखी रहेगा क्योंकि इसमें कोई बल नहीं लगेगा, और इसमें अगर आ जाएगा तो इसके लिए हो जाएगा वृत्ताकार वहां चुंबकीय क्षेत्र में। यहाँ परवलयाकार होता है जब वैद्युत क्षेत्र लंबवत जाता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जाएगा तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाएगा। ये आप देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, ये संधारित्र से है कि उस समांतर संधारित्र धारिता का व्यंजक जिसकी प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावर्तांक भरा हो। यानी हमें एक ऐसे संधारित्र धारिता निकालनी है जिसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तांक भरा हो। संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, एक केवल थोड़ा सा हम आपको ये समझ लीजिएगा डायरेक्शन दे रहे हैं कि किस प्रश्न की बात हो रही है, ये आपको बात समझ में आ जाए इसे थोड़ा सा बता रहे हैं। तो ये होती है अगर पॉजिटिव चार्ज तो ठीक इतना इस पर होता है नेगेटिव चार्ज। कराए इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तांक भर दिया जाए, तो यहां पर एक हम भर देते हैं परावर्तांक। परावर्तांक भरने से इसकी धारिता चेंज हो जाएगी। पहले दूरी रही होगी d, अब मान लो t दूरी में भर दिया परावर्तांक, तो जो वायु बचेगी वो बचेगी d माइनस t दूरी में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। तो यहां पर एक बार निकालेंगे परावर्तांक में, जब परावर्तांक में निकालेंगे, जो अब देखिए एनसीईआरटी कैसे पूछती है। एनसीईआरटी ने पूछा प्रश्न 2023 के एग्जाम में आया था ये प्रश्न। वहां पूछा था कि जब परावर्तांक पट्टी भर देंगे तब विभवांतर क्या हो जाएगा और तब धारिता क्या हो जाएगी। तो जब इसको आप प्रूव करते हैं तो विभवांतर निकालते हैं, पहले परावर्तांक निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर संबंध से E इंटू टी से। तो E1 का मान आता प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र हाफ सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी, और हाफ सिग्मा का मान आता है Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। ये विभव आता है परावर्तांक में। जब यही वायु निकालने आते हैं तो विभव हो जाता है V2 बराबर Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट के नहीं होता, यहाँ दूरी होती D माइनस टी, ये आ जाता है। कुल विभव जब निकालते हैं दोनों के बीच का तो कुल विभव आपका V बराबर बन जाता है, दोनों जोड़ देते हैं V1 प्लस V2, तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन आता है तो V बराबर आता है Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट T अपान के प्लस D माइनस टी, ये आता है। अब यहाँ पर पूछी जाती धारिता। तो धारिता पूछने के लिए क्या होता है, एक मिनट जरा, हाँ, तो ये आता है आपका विभव और आपको चाहिए होती धारिता। तो उसने विभव पूछा था कि विभव बताओ धारिता बताओ, तो पहले विभव निकाल लेंगे, करना पड़ता ही है, लेकिन उसके पूछने तरीका अलग था।
धारिता निकालनी है तो धारिता होती है C बराबर Q अपान B। तो Q बटे B का मान रख लेंगे। ये क्या है, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट T अपान K प्लस D माइनस T। Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा। ये ना कहना सर बहुत स्पीड में सब बताइए, क्या बता दे रहे हैं। हम आपको सब कुछ पढ़ा चुके हैं, केवल आपको रिवाइज करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि ये प्रश्न कैसे किया था आपने और कैसे करना होगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया धारिता से क्वेश्चन एक। आगे चलते हैं इसी के। हाँ, ये धारिता में भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। श्रेणी तथा समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों के संयोजन की तुल्य धारिता। तो अगर आपके पास कई संधारित्र हैं तो उनको आप श्रेणी और समांतर में जोड़ सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में आप जानते हैं आवेश समान रहता है। इसकी विशेषता होती है कि आवेश समान रहता है और विभवांतर बढ़ जाता है। इसलिए जो फॉर्मूला आता है इसका वो आता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। प्रतिरोधों का संयोजन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए उसके हट जाने से इसके चांस बढ़ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के। और जो समांतर क्रम में होता है, समांतर क्रम में हमारा विभवांतर समान रहता है। समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। जब विभवांतर समान रहता है तो यहां धारिता हम लोग निकालते हैं, वो आती है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। प्रतिरोधों का ये जस्ट अपोजिट होता है। प्रतिरोधों में ये श्रेणी में, ये समांतर में होता है, ये श्रेणी में होता है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का हो जाता है। यहां से संधारित्र से हम आगे बढ़ जाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की ओर, जिस यूनिट का नाम है धारा वैद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि इससे भी डेज में बहुत पूछे जाते हैं, हालांकि यहाँ डेज में बहुत कम आते हैं लेकिन पूछे जाते हैं। उनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो धारा का अनुगमन वेग, ये धारा का अनुगमन संबंध होता है इसमें दो प्रश्नों को, यानी इसी प्रश्न से ये भी सिद्ध हो जाता है। तो दोनों एक साथ दिखा दिया गया है। एक होता है धारा तथा अनुगमन वेग का संबंध, वो जो संबंध होता है वो आपने पढ़ा होगा, I बराबर AVDNE। अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी लिखा मिल सकता है। प्रश्न को ऐसे भी कहा जाता है कि धारा तथा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। तो इसमें एक चालक तार होता है, इस चालक तार में होते हैं, आप जानते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये रैंडम मोशन में होते हैं, उल्टा सीधी गति करते हैं। इनका एवरेज वेग प्रारंभ में 0 होता है। इनका जो प्रारंभिक एवरेज वेग होता है वो 0 होता है। लेकिन जब इस तार को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है तो बैटरी की वजह से जब इसमें विभवांतर आरोपित होता है तो इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हैं, अपने वेग को खो देते हैं और नियत वेग, अनुगमन वेग जिसको कहते हैं, उससे गति करते हैं VD से। तो यहां से करंट का प्रवाह होता है। इस वजह से विभव और धारा का जो अनुपात निकल के आता है वो नियत होता है, ये कहता है ओम का नियम। और ये तब तक सत्य रहता है जब तक किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए। तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग इसको प्रूव करते हैं। ये आना चाहिए आपको प्रूव करना, इसके आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहता है, किसने कहा था? ओम ने। कब होगा ऐसा? जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए। तो ये हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित अवस्था का व्यंजक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी प्रश्न है। व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 4 प्रतिरोधों को लिया और चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक ऐसा चतुर्भुज बनाया कि जिसकी प्रत्येक भुजा में, ये चतुर्भुज बनाया जिसकी प्रत्येक भुजा में एक एक प्रतिरोध आ जाए। फिर इसके एक विकर्ण को बैटरी से जोड़ दिया कुंजी के साथ।
और दूसरे विकर्ण को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। ये बनकर तैयार होता है आपका व्हीटस्टोन सेतु। ये 4 प्रतिरोध होते हैं PQRS। जैसे यहां स्विच दबाते हैं, एक यहां भी कुंजी लगा देते हैं K2। अगर यहाँ कुंजी K1 को दबाया आपने तो धारा बहेगी और वो धारा यहाँ पहुंचेगी, यहाँ 2 भागों में बढ़ जाएगी, एक I1 एक I2। अगर इस बिंदु और इस बिंदु का विभव समान है यानी विभवांतर यहाँ 0 है, धारा प्रवाहित होती है विभवांतर की वजह से। अगर विभव समान हो गए तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये धारा इसमें बढ़ जाएगी, ये धारा इसमें चली जाएगी I2। और ऐसा तभी होगा जब इन प्रतिरोधों का अनुपात इन प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा, यानी ये होगा P/Q बराबर R/S। ये है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था का व्यंजक। इसमें पूछा जाता है NCERT पद्धति में संयुग्मी भुजाएं कौन सी हैं, तो जो संयुग्मी भुजाएं आपकी होती हैं वो होते हैं इनके विकर्ण। संयुग्मी भुजाओं का मतलब है कि जो इनके 2 विकर्णों को जोड़ा गया है वो आपकी संयुग्मी भुजाएं हैं। यहाँ 2 विकर्ण आप देख सकते हैं, एक आपका AC है जिसमें बैटरी लगी हुई है और दूसरा विकर्ण है BD जिसमें आपके क्या लगी हुई है, एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। यही पूछा जाता है कि अगर बैटरी और धारा मापी और सेल की स्थिति को आप बदल लें, यानी धारा मापी के जगह लगा दें बैटरी और बैटरी लगा दें धारा मापी, तो इसके व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा करने से इसकी संतुलित अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको तैयार करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न कहता है सेलेक्टिव विद्युतवाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में संबंध। ये तो बहुत साधारण इजी प्रश्न है। इसके लिए आप जानते हैं एक सेल होता है, सेल के अंदर होता है आपके आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युतवाहक बल E होता है। कुछ खास नहीं है प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा इसका जानकारी होना चाहिए, है ना, इससे कुछ न कुछ चीजें बन जाती हैं। यहाँ एक बात तो होता है, इसको विभवांतर को नापने के लगा देते हैं वोल्ट मीटर और इसकी प्रतिरोध करंट को नापने लगा देते हैं यहाँ पे अमीटर, कुंजी का लगा सकते हैं इसमें। और ये संबंध आता है E बराबर V+I। ये सिंपल प्रश्न है, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, अभी हम लोग यूनिट फर्स्ट में जब पढ़ रहे थे तो वहां एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति पड़ी थी। यहां हम लोग आ गए हैं कहा, यूनिट 4 में वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय, ठीक है। तो वहां हमने देखा था कि जब कोई आवेशित कण था वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में अंदिश जा रहा था, लंबवत जा रहा था। यहाँ भी ऐसे अंदिश जाएगा, लंबवत जाता है, तिरछा। 3 कंडीशंस की होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति पहली होती है सरल रेखीय। पहली गति कैसी है? सरल रेखीय। दूसरी गति होती है वृत्ताकार और तीसरी गति होती है कुंडलिनी या सर्पिलाकार। या इसे कहते हैं सर्पिलाकार। कब ऐसा होता है? ऐसा होता कब है? तो अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अंदिश गतिमान है। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश या कह सकता है समांतर गतिमान है, उसी दिशा में जा रहा है, तो उस पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। उस टाइम पे बल 0 रहता है, क्योंकि चुंबकीय बल का फार्मूला होता है F बराबर QVB sin थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो QV क्रॉस B बनता है, यानी एंगल होता है वो V क्रॉस B, यानी B और B के बीच में। जब उसी दिशा में जाएगा तो B और B के बीच बनने वाला कोण 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो F 0 हो जाएगा। F 0 हो जाएगा तो कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। तो जिस दिशा में जा रहा होगा उसी दिशा की ओर चला जाएगा। तो उसकी गति कैसी रहेगी? सरल रेखीय। जब वृत्ताकार की बात आती है तो ये तब होता है जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान हो। आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के
लंबवत गतिमान हो। कैसे गतिमान हो? लंबवत गतिमान हो। तो यहाँ पे साइन 90 बन जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है। यानी चुंबकीय बल काम करेगा। वो चुंबकीय बल जो होगा, ये चुंबकीय बल V और B दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा, इसलिए उसका पथ कैसा हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। डिटेल से पढ़ना है तो इसका हमने वीडियो बना रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हो। सर्पिलाकार में क्या होगा? जब आवेशित कण हमारा चुंबकीय क्षेत्र से किसी कोण पर या तिरछा कह सकते हो, जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र से किसी कोण या कह सकते हो आप तिरछा, न समांतर न लंबवत, तिरछा प्रवेश करता है, तो उसका पथ कैसा हो जाएगा? कुंडलनी के आकार का हो जाएगा। इस टाइप से चलेगा। वृत्ताकार हो जाएगा जब लंबवत जाएगा, और उसी दिशा में अंदिश जाएगा तो आपका सरलरेखी हो जाएगा। इसमें 2 कंपाउंड वेग के हो जाएंगे। एक कंपाउंड होगा जो लंबवत होगा, जो उसको गोल गोल घुमाएगा। एक कंपाउंड होगा जो उसको सरल रेखा में आगे खींचेगा। तो उसका पथ कैसा हो जाएगा? कुंडली के आकार का हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लिखा गया है, ये भी अभी इसकी मैंने स्टार्टिंग यहीं से की थी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य उत्पन्न चुंबकीय बल का व्यंजक। तो हमने इसके पीछे भी चर्चा करके आए हैं। हमने कहा एनसीईआरटी थोड़ा तरीके से पूछती है, तो बताया था इसकी 2 कंडीशनें होती हैं कि अगर 2 समांतर धारावाही चालक तार हैं और मान लीजिए उनकी लंबाई है L और इनके बीच की डिस्टेंस है R, और कैसे तार हैं ये? धारावाही चालक तार हैं। इनमें धारा प्रवाहित हो रही है। मान लो एक में करंट है I1 और दूसरे में करंट है I2। इसकी स्टेज 2 हो सकती है, या तो धारा समान दिशा में होगी या फिर धारा विपरीत दिशा में होगी। तो अगर धारा समान दिशा में है तो इनके बल तो वही रहेगा। बल का फॉर्मूला होता है μ0/2 पाई I1 × I2 बटे R × L। क्यों बल लगेगा? क्योंकि इस तार में धारा बहेगी तो इसके चारों चुंबकित बनेगा, और जब कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय से रखा होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। इसमें 2 फार्मूले आपको यूज करने होते हैं। लंबे सीधे तार का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होती है μ0/2 पाई I/R, और दूसरा अगर कोई धारावाही चालक तार है और चुंबकीय से रखा गया है तो उस पर लगता है चुंबकीय बल, वो होता है F = I/BL sin थीटा। इसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है? इस कंडीशन में बल होता है आकर्षण। क्यों होता है भी बता चुके थे। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर इसमें धारा विपरीत दिशा में कर दी जाए, थोड़ा सा बताएंगे भी इसमें हम, तो यहां पर जो बल होगा उस बल की जो प्रकृति होगी वो हो जाएगी प्रतिकर्षण, और यहां पर रहेगी आकर्षण। क्यों ऐसा होता है? तो इसके लिए आपको बताना चाहिए दाएं हाथ की हथेली का नियम। अगर कहीं चुंबकीय क्षेत्र दिशा ज्ञात करते हैं तो दाएं हाथ की हथेली के नियम से, उसमें क्या होता है, अंगूठा अपना धारा के सामने रखते हैं और फैली उंगलियां उस बिंदु पर रखते हैं जहां में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी होती है। तो जैसे धारा से अंगूठा रखते हैं, यहां हम निकाल करते हैं, तो इस तार पे चुंबकित कहाँ जाता है? अंदर की ओर। धारा की दिशा में अंगूठा फैली हुई उंगलियां ताप रखते हैं। तार को उंगलियों को मोड़ने पर उंगलियां जिस दिशा की ओर मुड़ती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो दिशा अंदर बन रही है तो अंदर वाले चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। जब इसमें धारा समय ऐसे रखते हैं अंगूठा है और इस पर निकालते ऐसे हैं तो कहाँ जाती हैं? बाहर की ओर। तो यहाँ जो बाहर की चुंबकीय बनेगा उसको डॉट रखते हैं। जबकि यहाँ देखेंगे तो इस तार के सामने धारा के सामने अंगूठा रखा, इस पर निकालना चुंबकीय तो अंदर की ओर जा रहा है, क्रॉस बना, और जब इस पर रखेंगे ऐसे इस प्रकार से धारा के सामने उठा रखेंगे और अंदर मोड़ेंगे तो ये भी जाएगा क्रॉस की ओर। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र समान है, एक दिशा में है तो हो जाएगा प्रतिकर्षण, यहाँ विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएगा? आकर्षण। ये सारी बातें आप पढ़िए, तैयार करिए। अगला क्वेश्चन है, धारावाही लूप पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बलयुग्म का जब कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर और समान दूरी पर होती हैं और इसमें किसी लूप को रख दिया जाता है और इस लूप को घुमाया जाता है। क्यों घूमता है? इस पर बल लगते हैं
एक बल लगता है इस भुजा पर, एक बल लगता है इस भुजा पर, ऐसे ऐसे एक बल लगता है, एक बल लगता है। इन बलों की वजह से इस पर आघूर्ण होता है और वो आघूर्ण होता है टाउ बराबर NIBA sin थीटा। ये फार्मूला प्रूव होकर के आता है। यहाँ पे M चुंबकीय आघूर्ण है, वो बन जाता है NIA इसका अब यहाँ मान रख देते हैं M, तो ये बन जाता है टाउ बराबर MB sin थीटा। इसी में अधिकतम की पूछ लेता है तो अधिकतम के लिए टाउ मैक्सिमम ले सकते हो आप, तो केवल NIBA चूंकि साइन 90 हो जाएगा, या NIA को दिया गया M तो MB ले सकते हो। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप तैयार कर रखिए। डेरिवेशन अगर तैयार करना है तो कम से कम एक डेरिवेशन को 6-6, 8-8 बार आप करिए घर पे। करने से क्या होता है, आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको तैयार भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर के पर्वतीय नियम से धारावाही प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। एम्पियर का पर्वतीय नियम भी इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का पर्वतीय नियम कहता है किसी बंद वक्र के प्रता चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का लंबाई के अंदर जो रेखीय समाकलन होता है वो उस वक्र में से गिरने वाली कुल धारा के म्यू नॉट गुणे के बराबर होता है। ये लगता है किसी धारावाही चालकता के लिए। इसकी वजह से धारावाही प्रणालिका आपने पढ़ रखी होगी कि एक प्रणालिका है, उसमें धारालंबी प्रणालिका है, उसमें आपको निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। तो इसमें जब करंट आप फ्लो करेंगे, ये ABCD एक प्रणालिका बनाते हैं और इसमें उत्पन्न होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से, ऐसे चुंबकित बनता है। एक तरफ डॉट बनता है, उसे बताया हमने, वहां पे क्रॉस बनता है, ये चुंबकीय रेखाएं निकलती है ऐसे हैं, और वो धारावाही प्रणालिका चुंबकित निकल के आता है, वो B बराबर म्यू नॉट NI निकल के आता है। ये प्रूव कराया, इसको आप कर सकते हैं। यहाँ जो N होता है ये प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है म्यू नॉट NI अपॉन L। इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारी अगली यूनिट आती है वैद्युत चुंबकीय तथा प्रतिधारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से यहां वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होना चाहिए। पहला क्वेश्चन उसका है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक क्षण के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक। तो हमने वहां पे कराया होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया होगा और एक समान इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्रॉस मतलब है लंबवत अंदर की ओर, और इसमें रखी होगी एक क्षण, और इस क्षण को Mn नाम दिया गया होगा। इसको दाईं और V वेग से चला देते हैं, तो चलाने से इलेक्ट्रॉन पर लगता है चुंबकीय बल, जिसकी वजह से ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव बनता है। इसको बढ़ाया जाता है विभवांतर, और वो विभवांतर हमने पढ़ाया है VBL, या इसको E बराबर भी लिखा होगा VBL। किसी एंगल पर जाती है ये क्षण तो फार्मूला बन जाता है VBL sin थीटा। ये हम लोगों ने प्रूव कर रखा है इसको। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं तैयार। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कुंडली के अंदर स्वाप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण की गणना। ये स्वाप्रेरण और अन्योन प्रेरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे हमेशा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं कि आपको कुंडली के अंदर निकालना होता है स्वाप्रेरण और अन्योन प्रेरण। तो कुंडली के अंदर जब स्वाप्रेरण निकालते हैं किसी वृत्ताकार कुंडली के अंदर, तो वहां आपने पढ़ा होगा L बराबर N∅/I का फार्मूला लगाते हैं, और फाई का मान निकालना होता है तो फाई बराबर BA होता है। अगर कुंडली वृत्ताकार है तो वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र देते हैं म्यू नॉट I/N। अगर है फिर संख्या N/2R और क्षेत्रफल उसका πr²। ये फाई का मान यहाँ रख के L का मान निकाल लेते हैं। अगर वो प्रणालिका है यहाँ पर, तो प्रणालिका के लिए है वृत्ताकार कुंडली के लिए वृत्ताकार कुंडली, अगर वो प्रणालिका है तो यहाँ पे प्रणालिका वाला चुंबकीय रख देते हैं, बी की जगह क्या रख देते हैं म्यू नॉट NI/L। ये मान इसका A का मान देते हैं तो ये फाई आ जाता है, और यहाँ फाई का मान देते हैं तो L की वैल्यू मान जाती है। इसका मात्रक होता है L का ओम इंटू सेकेंड।
अथवा हेनरी। यही सेम कहानी अन्योन प्रेरण में होती है। अन्योन प्रेरण 2 कुंडलियां होती हैं, इसलिए इसको दिया जाता है N2 ∅2/I1। सारी बाकी कहानी वही करते हैं। प्लस निकालना होता है यहाँ भी I बराबर BA से। कुंडली निकालते हैं तो B का मान देते हैं और A का मान। प्रणालिका निकालना है तो प्रणालिका का B का मान देते हैं और A का मान देते हैं, M का मान निकल आता है। इसके भी सारे मात्रक वही रहते हैं। इसकी जो बीमा होती है ML2T-2A-2, ये बीमा इसकी होती है। ये कुछ बेसिक बातें हैं इसकी, इसको आपको पढ़ना है, तैयार करना है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन जो है वो है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपने अक्ष के परितः घूर्णन करती क्षण के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक निकालना होता है। देखिए इसमें हम लोग एक क्षण लेते हैं, ये कोई पतली क्षण होती है, इसका वहां नाम भी हम दे देते हैं। मान लीजिए इसका नाम दे दिया OP। तो इसकी कुछ लेंथ होगी, उसको हमने L ले लिया। ये OP एक चालक क्षण है। ये क्षण एक समान चुंबकीय क्षेत्र, वो तीव्रता मान लीजिए इसकी B है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में क्षण अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। यानी इसके 2 सिरे हैं, एक O है एक P है। तो एक सिरे के परितः ये क्या कर रही है, घूम रही है। ऐसे जैसे ये है इस प्रकार से घूम रही है। तो जब घूमती है तो किसी क्षण क्या होता है, ये क्षण घूमते घूमते मान लो इस पॉइंट पे आ जाती है, और इस पॉइंट पे आते हुए यहाँ पे कोण बनाती है, और जो ये जगह घूमी है ये P से घूमते हुए पहुंच जाती है कहां पर, ये पहुंच जाती है Q पर मान लीजिएगा। अब इसमें कोण चेंज हुआ है तो फ्लक्स चेंज होता है। तो इसमें हम फ्लक्स पहले इसका एरिया निकाला जाता है, वो एरिया DA बराबर निकालते हैं, त्रिभुज बन जाता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। पहले आप इसमें इस चाप का मान निकालते हैं PQ का, तो कोण बराबर होता है, आप पढ़ चुके हैं, चाप बटे त्रिज्या होता है। तो यहाँ चाप को PQ लिखा गया है, ये चाप आपका PQ है, और त्रिज्या ये जो आपकी लंबाई है वो त्रिज्या काम करेगी। और कोण आपका हमने यहाँ पे बहुत छोटा अगर कोण है, थोड़ा सा घुमाया है, तो d थीटा बराबर PQ/L। तो यहाँ से PQ का मान क्या आ जाएगा, LD थीटा, ये आ जाता है LD थीटा। तो यहां लगाते हैं इस जो त्रिभुजाकार आकृति बनी, इससे गुजरने वाला फ्लक्स के लिए हमें एरिया चाहिए होता है। तो एरिया होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये आधा इसका L, ऊंचाई LD थीटा। तो यहां से हो जाता है DA बराबर 1/2 L² d थीटा। अब इससे फ्लक्स ना चेंज हुआ तो फ्लक्स के लिए d फाई होता है B × DA। तो यहां से d फाई बराबर B, और DA का मान देते हैं 1/2 L² d थीटा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है, E बराबर d फाई/dt। तो इसका निकाल देते हैं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन दर, तो d फाई/dt करते हैं, तो यहाँ भी हो जाता है 1/2 B L², यहाँ भी d θ/dt बन जाता है। और ये d θ/dt क्या होता है, कोणीय वेग होता है, कोणीय विस्थापन बटे समांतर। इसको दे देते हैं E, और ये हो जाता है 1/2 ये ओमेगा BL², ये सिद्ध हो जाता है। तो इसको हमने 60 तरीके से बता दिया है, बाकी इसको हम करवा चुके हैं, वहां पे आप जाकर के अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा है, LCR परिपथ की प्रतिबाधा। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा आता है। LCR परिपथ, LCR में क्या होता है, एक L प्रेरकत्व कुंडली होती है, एक संधारित्र C होता है, एक रेजिस्टेंस हमारा R होता है। जब इन तीनों को हम किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, ये हमारा धारा स्रोत होता है V बराबर V0 sin ωt। यहां जो करंट जाती है तो L के साथ जो विभवांतर होता है VL, ये हमारा जब विभवांतर VL बनता है, ये धारा से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री धारा से अग्रगामी होती है, ये हमारी करंट है। तो जो L का विभवांतर VL रहेगा वो धारा से 90 अंश अग्रगामी, जो C का विभवांतर VC होता है ये धारा से 90 अंश पश्चगामी रहता है, और जो R का विभवांतर VR होता है वो धारा के साथ समान कला में होता है। ये इन तीनों का फेजर डायग्राम बनता है। ठीक है, यहाँ इसके प्रतिबाधा निकालने आते हैं तो सबसे निकालते हैं हम लोग परिणामी विभवांतर। क्योंकि प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिबाधा नहीं प्रतिरोध, और प्रतिरोध का फार्मूला होता है Z बराबर V/I।
पोटेंशियल अपान करंट। अब V चाहिए होता है तो V क्या होता है, इन तीनों का परिणामी विभवांतर। तो तीनों परिणामी विभवांतर निकालते हैं वो a स्क्वायर v स्क्वायर 2ab cos थीटा से। तो ये VL, ये था VL और VC का डिफरेंस आता है, यानी परिणामी VL माइनस VC, तो ये हो जाता है आपका VR। तो ये बनता है परिणामी विभवांतर V। तो यहां बनता है cos 90 कोण, ये A का रोल करता है, ये B का रोल करता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos 90 का मान 0 हो जाता है। तो बचता है VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, ये बचता है। यहाँ पर जो V होता है, इस VL को दिया जाता है IXL, इसका सब फॉर्मूला पढ़े हो गया आप। ये IXC होता है, इसका स्क्वायर प्लस ये बन जाता है IR का होल स्क्वायर। यहाँ से I कॉमन आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर, तो I बाहर निकाल लेंगे तो I रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आता है परिणामी विभवांतर। यहाँ रख देते हैं तो Z बराबर V की वैल्यू I ब्रैकेट में, रूट के अंदर ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और डिवाइड बाई I से I कैंसिल आउट, बचता है Z बराबर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये आती प्रतिबाधा या XL का मान आप रख सकते हैं रूट, XL की वैल्यु होती है ओमेगा L और XC की होती है 1 अपान ओमेगा C इसका होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कई बार पूछा गया कि LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर रूट ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर सिद्ध कीजिए, ये पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। आगे पढ़ते हैं, कुछ लाइट में हम लोग प्रवेश करते हैं। गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र निम्न कीजिए। तो दो गोली पृष्ठ होते हैं, एक उत्तल पृष्ठ एक अवतल पृष्ठ। इनके लिए जो अपवर्तन का फॉर्मूला आता है वो होता है N2 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान R। इसकी जगह पर N2 की जगह पर कहीं कहीं अपवर्तनांक को म्यू ले लिया जाता है, या ऐसे भी आ सकता है ये प्रश्न कि N अपान V माइनस 1 अपान U बराबर N माइनस 1 अपान R, ये प्रूव करने के लिए। इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर अवतल पृष्ठ है, ये एक अवतल पृष्ठ होता है, ये इसका मुख्य अक्ष होता है, ये S P S डैश, इसके एक साइड इधर माध्यम है, एक साइड इधर माध्यम है, हो सकता है इधर वायु हो इधर कांच हो। अगर ये पहला माध्यम है तो इसका बना N1, ये दूसरा माध्यम है, कहाँ चल गया भाई, हाँ तो ये दूसरा माध्यम है तो इसका बदनांक N2। अब जिस माध्यम से किरणें निकलती हैं वो पहला माध्यम जिसमें जाती हैं वो दूसरा माध्यम होता है। अब यहां से कोई प्रकाश वस्तु मान लो बिंदु रखी गई है इस पॉइंट पर O पर, यहां से किरण जाती है, पहले इसका लंब निकाल लेते हैं तो ये लंब बनता है इसका CN, ये इसका CN अभिलंब होता है। अब ये किरण जो जाती है ये अभिलंब के साथ में यहाँ पे एक कोण आती है, ये होता है आपतन कोण I। जब ये बेलर माध्यम अगर है, ये सघन में जा रही है तो इस किरण का क्या होता है, सीधे ना जाकर के अभिलंब की ओर झुक जाती है। इससे तो झुक जाती है तो ये वाली किरण इस प्रकार से आती हुई प्रतीत होती है, बनता है प्रतिबिंब। जब ये प्रतिबिंब बन जाता है तो ये दूरी हो जाती है वह दूरी माइनस U, ये हो जाती है प्रतिबिंब दूरी माइनस V, ये इसकी वक्रता त्रिज्या माइनस R। यहाँ से एक लंब डाल देते हैं AM, और ये कोण अल्फा, ये कोण बीटा, ये कोण गामा, और ये जितना जो कोण बनता है ये अपवर्तन कोण R बनता है। और इसके हिसाब से ये फॉर्मूला प्रूव जाता है। अगर ये माध्यम वायु कर दिया जाता है तो वायु के लिए N1 का मान हो जाता है 1 हो जाता है, और N2 जो आपका इसको हम N कह देते हैं, ये हो जाता है 1। अब यहाँ पर अगर वही वैल्यू आप रखेंगे, N2 का मान N रख देंगे, N1 का मान 1, ये फॉर्मूला सिद्ध हो जाता है। तो जैसा कुछ प्रश्न में कहा गया है वह सब निकाल सकते हो। दोनों के लिए है, उत्तल के लिए और अवतल के लिए सेम फार्मूला आता है, चाहे उत्तल पृष्ठ हो या अवतल पृष्ठ हो, दोनों पृष्ठों के लिए यही अपवर्तन का फार्मूला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पतले लेंस की फोकस दूरी या इसको लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। ये वक्रता जाता अपवर्तनांक के पदों में सूत्र होता है। इसके लिए एक लेंस होता है, ये पतला लेंस होता है। अगर पतला लेंस नहीं है, मोटा लेंस है, तो उसके लिए फिर न्यूटन का सूत्र यूज करते हैं। ये एक लेंस होता है। ये लेंस जो होता है वो दो गोली पृष्ठों से मिलकर बना होता है। एक ये गोली पृष्ठ, एक ये गोली पृष्ठ, ये अपना होता है लेंस। तो इस वाले पृष्ठ की ये सेंटर, इस वाले पृष्ठ का ये सेंटर, इसकी ये त्रिज्या R1,
इसकी ये त्रिज्या r2। तो इस वाले पृष्ठ की त्रिज्या इधर वाले पृष्ठ की त्रिज्या होगी, पहला पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या उधर जाएगी, वो r2 हो जाए, r1 हो जाएगी, इधर वाली ये r2 जो भी है। अब यहाँ पर कोई बिंदु खींच दी गई है, यहाँ पे u दूरी से, यहाँ से इससे a कट जाती है। पहले पृष्ठ जब परिवर्तन होता है पहले वाले सरफेस से, तो किरण दूर जाके गिरती है, ये प्रतिबंधता है I इससे v दूरी पर। जब दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन होता है यहां से, तो अंतिम प्रतिबंधता है I इस लेंस से v दूरी पर, जो दूसरे पृष्ठ के लिए ये इसके लिए आवासीय वस्तु बन जाता है। यहां से इसको हम प्रूव करते हैं तो निकल के आता है 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इससे और भी छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फोकस दूरी संबंधित पूछे जाते हैं कि किस माध्यम में फोकस अधिक हो जाएगी अगर लेंस को 2 में डुबो दिया जाए, है ना। इसके कई स्टेज हैं, तो इसके लिए हमने जो डेरिवेशन इसका बना रखा है उसका वीडियो आप अच्छे से देखोगे, समझ जाओगे क्या होता है, ठीक है। हालांकि इसको आप अगर अपवर्तनांक के पदों लिखोगे, अलग अलग अपवर्तनांक रखे हो, तो ये n2 माइनस n1 भी लिख सकते हो उसको, 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसका मतलब ये है कि ये फोकस जो वक्रता त्रिज्या होती है वो लेंस की चेंज होगी नहीं, चाहे इस माध्यम में रखो। मान लो चश्मा ये है, इसको हम हवा में रख दें तो इसका ये साइज है, और चाहे इसको पानी में डुबो दें तो भी यही साइज रहेगा। अब पानी में डुबोने से तो नहीं जाएगा कि लेंस छोटा हो जाए बड़ा हो जाए, तो लेंस की त्रिज्याओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है अपवर्तनांक पर। अपवर्तनांक हर माध्यम का अलग अलग होता है, तो अपवर्तनांक चेंज होगा तो फोकस दूरी बदल जाएगी। अगर यहाँ पर ये n2 है जिस माध्यम डुबो रहे हो, अगर उसका अपवर्तनांक ज्यादा है, अगर n2 ज्यादा है n1 से, तो n2 ज्यादा हो जाएगा n1 से, तो ये वैल्यू प्लस में आएगी। जब प्लस में आएगी तो जो लेंस होगा वो अभिसारी लेंस समान काम करेगा, यानी उत्तल लेंस समान काम करेगा। अगर n1 ज्यादा हो गया तो फोकस निगेटिव आ जाएगी, जब निगेटिव आ जाएगी तो अवतल लेंस समान काम करने लगेगा। तो ये कई सारी चीजें, अगर दोनों बराबर हो गए तो फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, तो वो समतल लेंस की भांति कार्य करने लगेगा। इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, तो इसको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। न्यूटन का सूत्र x बराबर f डैश लिख लीजिए। तो न्यूटन ने क्या किया था कि जो अगर लेंस हमारा पतला नहीं है, लेंस मोटा हो गया है, तो उन्होंने कहा था कि हम क्या करते हैं, यहां से हम लेंगे ही नहीं दूरियां वस्तु की। ये इसका प्रथम फोकस f1, ये हो गया द्वितीय फोकस f2। अब हम फोकस से x1 दूरी पर रखेंगे वस्तु, यहां पर कहीं पर। ये प्रथम फोकस दूरी हो गई f1, और जब इसका प्रतिबिंब बनाते हैं कि समांतर जाती है, फोकस लौटती है, दूसरी जाती है फोकस से होते हुए, वो ऐसे लौटती है, यहां प्रतिबिंब बनाती है। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है इस वस्तु ए बी का, ए डैश बी डैश, इसकी ये दूरी फोकस दूरी थी f2, और जहां प्रतिबिंब बना है वो दूरी जाती है x2। तो यहाँ पे लगाते हैं समरूप त्रिभुजों की प्रमेय, और उन समरूप त्रिभुजों की प्रमेय से निकल के आता है x1 x2 बराबर f1 f2, या इसको ये भी लिखा जाता है x डैश बराबर f डैश। ये सब प्रश्न लिखा है, इसको x मान लेंगे, इसको f डैश, इसको f डैश। बात एक ही है। अगर दोनों लेंस के दोनों एक ही माध्यम है, अगर लेंस के दोनों ओर समान माध्यम है, तो जो फोकस दूरी होती है, प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी, वो आपस में बराबर होती हैं, यानी तब f1 बराबर भी f हो जाएगा और f2 बराबर भी f हो जाएगा। इधर वाली फोकस दूरी माइनस में, तो ये ऐसे भी हो सकता है x डैश बराबर माइनस f स्क्वायर, ये भी कह सकता है। तो इस टाइप से ये प्रश्न भी आपको तैयार करना है। व्यतिकरण में यंग के प्रयोग से अनिमी दीर्घ तथा अनिमी अदीर्घ की दूरी के लिए व्यंजक। आपने यंग के व्यतिकरण का प्रयोग पढ़ा होगा। इसमें यंग ने 2 स्लेटें ली थी, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया, इस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा होती है, इसके आगे लगा दिया पर्दा, और इस पर्दे में था एक रेखा छिद्र, आगे इसके एक और पर्दा लगा दिया, उसमें एकांतर क्रम में 2 रेखा कर दिए, बहुत पास पास होते हैं, हमने बना दिया दूर लेकिन होते बहुत पास पास, और एक यहाँ पर्दा लगा दिया व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए, इससे कैपिटल डी दूरी पर। ये दूरी बहुत कम होती है इन स्लिटों की दूरी की बजाय। ये है स्लिट नंबर 1, ये स्लिट नंबर 2। अब यहाँ जो प्रकाश चलेगा ये ऐसे ऐसे यहाँ पहुंचेगा, तो ये खुद में स्रोत बन जाएंगे, और जब स्रोत बन जाएंगे तो इनसे प्रकाश जो सेंटर पर मिलेंगे जाकर किरणें यहाँ पर, तो यहाँ बनेगा केंद्रीय फ्रिंज।
ये बनती है केंद्रीय द्विबल्कि दीप्त और जो यहाँ से कहीं दूसरी जगह मिलेंगे जाकर के यहाँ कहीं ई बिंदु पर, यहाँ से f दूरी पर, तो यहाँ व्यतिकरण जो फ्रिंजें प्राप्त होती हैं इसका पथांतर यहाँ निकाल लेते हैं h2a, ये एंगल थीटा आता है तो ये एंगल थीटा होता है। ये सारी बातें हल करके ये स्लेटों की दूरी लेते हैं d। तो यहाँ से यहाँ भी समरूप त्रिभुज प्रमेय लगाते हैं तो दीप्त फ्रिंज के लिए फॉर्मूला आता है एनिमी दीप्त फ्रिंज के लिए, एनिमी दीप्त फ्रिंज के लिए वो फॉर्मूला आता है xn बराबर ND लैम्डा अपॉन d। और जब यही निकालते हैं एनिमी अदीप्त फ्रिंज के लिए तो वो फॉर्मूला आता है xn बराबर n-1/2 d लैम्डा अपॉन d। इसी में अगर कभी फ्रिंज चौड़ाई पूछ दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई होती है w बराबर d लैम्डा अपॉन d। ये दो क्रमागत दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी होती है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट, एक स्लिट द्वारा प्रकाश का विवर्तन एवं केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई के लिए व्यंजक। तो इसमें क्या होता है, एक हम लोग स्लिट लेते हैं, इसमें सिंगल स्लिट होती है, इस स्लिट को मान लेते हैं AB और इसकी चौड़ाई को मान लेते हैं E और यहाँ पे लगा देते हैं एक लेंस और इस लेंस के प्रथम फोकस पर देते हैं एक प्रकाश स्रोत। ये किरणें यहाँ से अपने के पास समांतर होती हैं, एक यहाँ लेंस लगा दिया जाता है, यहाँ एक पर्दा होता है। जो किरणें झिर्री से बिना विवर्तित हुए से निकल जाती हैं वो लेंस से होते हुए इसके बिंदु O पर बनाती हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। और जो किरणें यहाँ से थीटा कोण पर विवर्तित हो जाती हैं, यहाँ से थीटा कोण पर, वो यहाँ पर आती हैं बिंदु P पर विवर्तन प्रतिरूप और यहाँ पर निकाला जाता है थीटा का मान, वो आता है लैम्डा अपान E। ये होती है केंद्रीय उच्चिष्ट के एक ओर की कोणीय चौड़ाई। अगर दोनों ओर की चाहिए होती है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, वो होती है 2 थीटा, वो हो जाती है 2 लैम्डा अपान E। तो ये आपको प्रूव करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, आइंस्टीन के प्रकाश और प्रभाव समीकरण का निगमन। इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। आइंस्टीन ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि अगर कोई धात्विक पृष्ठ है तो इस धात्विक पृष्ठ के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये एक धात्विक प्लेट है, कोई मेटेलिक सरफेस है और इसके अंदर मान लीजिए क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर आपको बाहर निकालना है तो इसको ऊर्जा चाहिए, तो यहां से प्रकाश से ऊर्जा दी जाती है, वो ऊर्जा होती है E बराबर hν। आइंस्टीन ने प्रकाश और प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की थी। क्वांटम सिद्धांत में कहा गया था कि जो प्रकाश होता है किसी स्रोत से जब निकलता है तो छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें क्वांटा या फोटान कहते हैं, और प्रत्येक फोटान की ऊर्जा hν होती है। और जब ये क्वांटा आता है तो अपनी सारी एनर्जी को यहाँ पहले कुछ एनर्जी खर्च करता है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, अर्थात कार्य फलन के रूप में, और शेष एनर्जी को दे देता है इलेक्ट्रॉन को, जाओ भाई मौज करो, गति करो, घूमो। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए जो गतिज ऊर्जा के रूप में दे देता है, तो ये एनर्जी जो hν होती है 2 भागों में खर्च होती है। ये एनर्जी 2 भागों में खर्च होती है। ये hν है, ये 2 भागों में W प्लस E के। यहाँ पे hν होता है, E का मान W का मान पढ़ा होगा hν0 प्लस E के, तो E के बराबर हो जाता है, चले आएंगे hν माइनस hν0, तो E के बराबर H आ जाएगा कॉमन, तो ν माइनस ν0।
ई के मान सकते हो, ये होता है हाफ mv² मैक्सिमम बराबर h न्यू माइनस न्यू जीरो। ये हो गया आइंस्टीन का समीकरण, आपने पढ़ा रखा होगा, हमने इसको शॉर्ट में आपको समझा दिया है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक ये क्या होता है? ये होता है लैम्डा बराबर h/mv। अरे भाई कहां चला गया? लैम्डा बराबर h/mv, ये होती है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। इसी में जब v का मान निकालते हैं गजोजा के पदों में के बराबर हाफ mv² लगा करके, तो v आ जाता है √2k/m। यहां रख सकते हो, तो ये इसमें और फॉर्मूला बन जाता है एक, वो बन जाता है लैम्डा बराबर h/√2mk। ये डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक है जो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा विद्या एवं कक्षा की संख्या में संबंध। बोहर के सिद्धांत के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमता है तो उस कक्षा की त्रिज्या जो होती है वो उस कक्षा की संख्या के वर्ग के समानुपाती। फॉर्मूला निकल के आता है ये r बराबर m²h² बटे पाई mz²। ये फॉर्मूला प्रूव होकर के आता है। यहां से सारी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती हैं। ये आप जो भी वैल्यू देख रहे हो ये सब वैल्यू कांस्टेंट है। h प्लांक नियतांक है, ε0 निर्वात की गतिशीलता, सबके मान फिक्स होते हैं, पाई का मान, m का मान, z हाइड्रोजन परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये सब फिक्स होते हैं। तो बचता है r = n², अर्थात कक्षा की संख्या कक्षा त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना। और लास्ट में जो चैप्टर आपका है उसमें 2 क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट तैयार करने हैं। एक आता है उसमें पीएन संधि डायोड, इसके 2 क्वेश्चन हैं। एक आपका है अर्ध तरंग दिष्ट कण और दूसरा आपका है पूर्ण तरंग दिष्ट कण। प्रीवियस ईयर में दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन एक तो 100% पूछा जाता है, अर्ध तरंग दिष्ट कण या पूर्ण तरंग दिष्ट कण। तो इसमें जो डायोड का जो सर्किट डायग्राम होता है वो आपको समझना है। डायोड की 2 ही कंडीशनें होती हैं। एक, डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है। इन दोनों प्रश्नों के लिए उसके लिए एक बात आपको याद रखनी होगी कि जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस यानी अग्रदिशिक कब होगा? जब डायोड का जो पी टाइप चालक होगा वो बैटरी के धन ध्रुव से और जो एन टाइप चालक होगा वो बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। तो इस कंडीशन में डायोड हमारा एक्टिव होता है और करंट का फ्लो कर देता है। अगर ये कनेक्शन देखा जाए तो ट्रू कनेक्शन है, सही कनेक्शन है, क्योंकि पी होता पॉजिटिव है, यहां दिख रहा है पॉजिटिव, एन होता निगेटिव, यहां भी निगेटिव दिख रहा है। लेकिन अगर इसी डायोड को अगर आप इस प्रकार से जोड़ देंगे कि जो P वाला टर्मिनल है ये निगेटिव कर दिया जाए और N वाला पॉजिटिव, तो ये आपका हो जाएगा रिवर्स बायस यानी पश्चदिशिक। और इस कंडीशन पे डायोड करंट का फ्लो नहीं करता, यानी करंट को नहीं जाने देता है। बस इन्हीं दोनों चीजों का यहाँ पे यूज किया जाता है। और ये अर्ध तरंग दिष्ट कण, पूर्ण तरंग दिष्ट कण, तो थ्योरिटिकल क्वेश्चन होते हैं, इनको आप तैयार कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इसमें सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशन पढ़ाए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं।